अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल से देखा है, ये प्ले लिस्ट है बिजनेस टैक्सेशन की, जिसमें हम लोग इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों को कवर करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 35 लेक्चर में या 30 लेक्चर में इसको समराइज करूं टैक्सेशन को, और उसके बाद कोई तकरीबन 15 के करीब लेक्चर हमारे आएंगे जिसमें हम लोग सेल टैक्स को इंशाल्लाह कवर करेंगे। ये बच्चों, अगर आप सेमेस्टर सिस्टम के स्टूडेंट हैं तो टैक्सेशन मैनेजमेंट के नाम से सब्जेक्ट है आपका, और अगर आप एनुअल सिस्टम के स्टूडेंट्स हैं तो बिजनेस टैक्सेशन के नाम से सब्जेक्ट है। तो हम इसको जो कवर करेंगे वो पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा, गुजरात, BZU, GCU, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या कंपटीशन के जो एग्जामिनेशन है CSS या PMS, उसके साथ कायदे आजम यूनिवर्सिटी है, उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी है, कराची की यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ के एस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम इसको कवर करेंगे। हमने एक 0 लेक्चर स्पेंड किया था। अगर आपने अभी वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक दफ़ा वो लेक्चर देखें, जिसमें हम बता चुके हैं कि इस प्ले लिस्ट में हम किस किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड हो या आप लाहौर से हैं, होम ट्यूशन रिक्वायर्ड हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे लेवल पे सर्व कर सकें। अच्छी बात आपको सुन के ये लगेगी कि मैं कोई भी एकेडमी जो है ना वो आउटसोर्स नहीं करता, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। और आई फील डैट के बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे मेरी वजह से इंटरेक्ट होते हैं और मैं खुद ही सारा काम करवाता हूँ। इस चैनल के ऊपर सिर्फ टैक्सेशन नहीं बल्कि टैक्सेशन के अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी लेक्चर्स हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो फ्री ऑफ कास्ट हैं। हाँ, अलबत्ता अगर आप डेडिकेटेड कोचिंग फैसिलिटी चाहते हैं तो हम उसको भी प्रोवाइड करते हैं। इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, हम एग्जैक्टली तौर पर पिन पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव अभी इस सेशन में या इस प्लेलिस्ट में इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल को और सेल टैक्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस करना है। सो बेसिकली हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो हम इसको सॉल्व करते हुए जिन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वो सबसे पहला काम है कि हम फॉर्मेट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे या फॉर्मेट क्या बनाएंगे। बच्चों, फॉर्मेट बनाते हुए आपने याद रखना है, आपने ब्लू कलर का इंक यूज़ करना है। अच्छा, उसकी बेटा जी वजह ये होती है कि जब हम एज आ पेपर चेक कर जाते हैं तो हमें पंजाब यूनिवर्सिटी या जो कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी होती है कि उसकी तरफ से कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं होती कि जी जिन बच्चों ने ब्लू कलर का इंक यूज़ किया हुआ है तो आप सिर्फ उनको जो है वो उनके पेपर चेक करें या उनके मार्क्स कम करें या ज़्यादा करें। होता ये है कि एग्जामिनेशन लेवल में डिफरेंट कैटेगरी के एग्जामिनर होते हैं। कुछ सुपर चेकर होता है, कुछ नंबर की काउंटिंग कर रहा होता है, कुछ कंसोलिडेशन कर रहा होता है। तो डिफरेंट लेयर के ऊपर उनके पास जो मार्कर या कलम यूज किया जाता है उसका कलर डिफरेंट होता है। हम अगर स्पेसिफिक टीचर की बात करें तो वो रेड कलर में चेक कर रहे होते हैं, जो उनसे ऊपर की बात करें तो वो ब्लैक में कर रहे होते हैं, जो उनसे ऊपर की बात करें वो ग्रीन में चेक कर रहे होते हैं। तो इस कलर कम्बिन, लेकिन ब्लू कलर किसी के पास नहीं होता। तो इसलिए प्रायोरिटी दी जाती है कि बीइंग अ स्टूडेंट आप ब्लू मार्कर, ब्लू इंक, ब्लू बॉल पॉइंट यूज करें। अच्छा चलें जी, आपने डिसाइड कर लिया आप ब्लू इंक से ही यूज करेंगे। जब बेटा जी आप न्यूमेरिकल को चूज करेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे, आप नेम ऑफ टैक्स पेयर लिखेंगे। ये क्वेश्चन में मेंशन होगा। आपने मेरा नाम या अपना नाम नहीं लिखना। ये बात याद रखनी है, आपने एग्जामिनर को कोई हिंट नहीं देना। अगर आपको हिंट देते हैं तो एग्जामिनर के पास राइट है कि वो आपकी UMC बना दे। आप फ्रेंड का नाम लिखते हैं या इस तरह लिखते हैं तो वो एग्जामिनर उसको UMC बनाने का हक रखता है। अच्छा जी, दूसरा काम आपने करना है, टैक्स ईयर लिखना है। प्यारे बच्चों, अभी जो हम टैक्स ईयर स्टडी करेंगे ये 2024 करेंगे। जरा इसको बाद में डिस्कस करते हैं कि ऐसा हम क्यों करेंगे। देन हम लिखेंगे टैक्स ईयर एंडिंग, कि ये टैक्स ईयर एंड कब हो रहा है। ये 30 जून को एंड हो रहा है 2024 को। देन हम रेजिडेंशियल स्टेटस लिखेंगे और ये हर दफा रेजिडेंट होगा। प्यारे बच्चों, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि रेजिडेंशियल स्टेटस किसे कहते हैं और ये हर दफा रेजिडेंट क्यों होता है। देन उसके साथ साथ हम लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे जी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स
पेपर। प्यारे बच्चों, ये 5 काम आपने कुछ इस अंदाज से प्रिंट करने हैं कि ये हेडिंग के तौर पर आए, ब्लू कलर के मार्कर के साथ लिखें और सेंटर ऑफ द फॉर्मेट या सेंटर ऑफ द पेज लिखें। ये बेटा ये आपने काम करना है। अच्छा, जब आप बात करते हैं नेम ऑफ टैक्स पेयर की, याद रहे कि ये टैक्स पेयर किसे कहते हैं, या टैक्स पेयर कौन होता है, या इनकम टैक्स रिटर्न कौन बनाता है, या इसको हम जब एज अ स्टूडेंट डिस्कस कर रहे होते हैं ना, हम एज अ स्टूडेंट तो हम कहते हैं कि इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल, ठीक है। हम एज अ प्रोफेशनल इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स लॉयर या टैक्स कंसल्टेंट के तौर पर बात कर रहे होते हैं ना, तो हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। और अगर उर्दू जुबान में या टेक्निकली तौर पर बात करें, या आप ऐसे समझे दफ्तरी जुबान में कहें, तो हम कहते हैं इनकम टैक्स के गोशवारे। तो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल हो, इनकम टैक्स रिटर्न हो, या लफ्ज हो इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवाने हैं, तो इन सब का एक ही मतलब लिया जाएगा। इसमें बच्चों आपने कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम ये देखते हैं एज अ स्टूडेंट टीचर कि किन लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना जरूरी है, या इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवाना जरूरी है। बच्चों इस पॉइंट को कवर करने से एक आपकी पास्ट पेपर की डेफिनेशन भी कवर होगी, और उसके साथ साथ आपका ये वाला न्यूमेरिकल का पॉइंट भी कवर होगा कि हु विल बी दी टैक्स पेयर, के कौन पर्सन है जो टैक्स पेयर के तौर पर है। अच्छा बच्चों, जितनी भी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में लिखी गई है, किसके, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक। अच्छा, ये ना टैक्स पेयर की डेफिनेशन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 66। मेरे बच्चों इसको आपने इसी अंदाज से याद रखना है। अच्छा, ये वाला पोर्शन आपने याद नहीं रखना, ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट की खातर कि आपको इसमें दिलचस्पी रहे कि यार ये पास्ट पेपर का भी हमारा थ्योरी का पॉइंट हो रहा है, इसलिए टीचर ये करवा रहे हैं, तो मैंने इस वजह से इसको कहा है कि ये पास्ट पेपर 2015, 18 और 19 में आया हुआ है। वैसे ये जो टैक्स पेयर की डेफिनेशन है, इससे मुतल्का एक अलग लेक्चर है, बल्कि एक अलग प्ले लिस्ट है जिसमें तमाम डेफिनेशन को सॉल्व किया गया है। बल्कि अगर आप इस लेक्चर पे नए हैं तो आप इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो आपको टैक्स पेयर की डेफिनेशन का लेक्चर अलग मिलेगा, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल पूरे जो हैं उनका अलग मिलेगा, इनकम टैक्स की डेफिनेशन की पूरी प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगी। तो आप मुझसे ये इनकम टैक्स पूरे के नोट्स भी ले लीजिएगा डेफिनेशन के, और उसके साथ साथ जो फर्दर पॉइंट्स हैं वो भी आप मुझसे ले लीजिएगा, तो उससे आपको ये कवर करना आसान हो जाएगा। और मैं तवक्को भी ये रखूंगा कि आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और आप इसका प्रिंट ले चुके होंगे। अच्छा चलें यार, बात करते हैं टैक्स पेयर की। टैक्स पेयर कौन होगा? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, टैक्स पेयर मीन्स, यहाँ पे बेटा जी 2001 में ये ऑर्डिनेंस हुआ था। अच्छा, ऑर्डिनेंस और एक्ट में फर्क होता है। एक्ट वो होता है जिसके ऊपर कानून साज असेंबली, सेनेट या नेशनल असेंबली में डिबेट के थ्रू वोटिंग के जरिए कोई बिल पास किया जाए, कोई लॉ में अमेंडमेंट की जाए। ऑर्डिनेंस वो होता है जो जिसको हम असेंबली में या पार्लियामेंट में या अवाने बाला या अवाने जेरी में डिस्कस नहीं करते, डायरेक्ट हम प्रेसिडेंट को उसका मसवदा भिजवाते हैं। प्रेसिडेंट साहब, जैसा कि आजकल जो प्रेसिडेंट साहब हैं आसिफ जरदारी साहब, वो उसको साइन करते हैं, तो वो पार्ट ऑफ लॉ बन जाता है। तो ऑर्डिनेंस वो है, इसको बल्कि उर्दू में आप समझ लें सदारती हुक्मनामा, जो कानून का हिस्सा बन जाता है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, टैक्स पेयर मीन्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक ये जो 4 डायमेंशन है जिस पर्सन की पूरी होती है वो टैक्स पेयर है, उसके ऊपर इनकम टैक्स का नंबर लेना जरूरी है, उसके लिए इनकम टैक्स का गोशवारा बनाना जरूरी है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न हुकूमत के पास, एफबीआर के पास जमा करवाना जरूरी है। कौन कौन से वो 4 लोग हैं? पर्सन, अ पर्सन हु ड्राइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, वो शख्स जो चार्जेबल टू टैक्स आमदनी कमाता हो, और जो चार्जेबल टू टैक्स आमदनी है वो आपके पास है 6 लाख पर एनम, सालाना। ठीक है जी। अच्छा, एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन हु क्वालिफाइड एज टैक्स पेयर, कोई भी ऐसा शख्स, जैसा कि लेट्स सपोज कि मैं 6 लाख से ज्यादा पैसे कमाता हूं, तो मेरे पे लाजम है मैं टैक्स रिटर्न जमा कराऊं। अब सम टाइम ऐसा होता है मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाता हूं, तो मैं किसी एक बंदे को अपना सेक्रेटरी, पीए या रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट कर देता हूं कि ये मेरे बिहाफ पे मेरी बिजनेस डीलिंग को डील करेगा। तो उस पर्सन के लिए लाजम है कि वो नुमान खालिद के लिए
इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाए, एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच पर्सन हु क्वालिफाइड एज अ टैक्स पेयर। अच्छा, तीसरा, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एट सोर्स एंड डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। हर वो बिजनेस सेटअप, हर वो रेस्टोरेंट, हर वो शॉपिंग मॉल, हर वो बिजनेस यूनिट जो अपने कस्टमर से सेल टैक्स डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट को जमा करवाएगा, उसके लिए लाजम है कि वो पहले खुद भी अपने गोशवारे जमा करवाए, अपने लिए इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाए। उसके लिए भी एनटीएन नंबर लेना जरूरी है। जिसके लिए जरूरी है वो टैक्स पेयर जरूर होगा। अच्छा जी, चौथा पॉइंट, एनी पर्सन, कोई भी शख्स रिक्वायर्ड टू फर्निश ऑफ इनकम आर पे टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस, या कोई भी पर्सन जिसके ऊपर टैक्स जमा करवाना जरूरी हो जाए, जिसको एफबीआर नोटिस दे दे कि भाई आप टैक्स जरूर जमा करवाएं। अच्छा मेरे बच्चों, ये इसकी ना कुछ एक्सप्लेनेशन की गई है जो मैं यहाँ पे इतनी जरूरी नहीं समझ रहा। आप इसको एक दफा रीड जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप इसको थोड़ा सा डेप्थ में करना चाहें तो आप इसका जो है वीडियो लेक्चर देखें। इसके नोट्स आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिएगा, और इसको जरूर एक दफा रीड कर लीजिएगा। आप रीड करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन इसमें ना मैं एक की पॉइंट जरा बताना चाहता हूँ, जरा नॉमिनेट करना चाहता हूँ, वो ये कि किन लोगों के ऊपर ये वाले पॉइंट इंप्लीमेंट नहीं होते, या कौन से लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं जमा करवाएंगे। अ विडो, एक बेवा, एन ऑर्फन, को यतीम बट बिलो द एज ऑफ 25, डिसेबल पर्सन, मजदूर शख्स, या फिर नॉन रेजिडेंट पर्सन। All the taxpayers should file a wealth statement and wealth reconciliation statement along with the income tax return। अच्छा, ये वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जरा बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लें कि जो पर्सन 6 लाख से ज्यादा पैसे कमाता हो साल में, जो पर्सन उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, या जो पर्सन टैक्स डिडक्ट करता हो, कलेक्ट करता हो और उसके ऊपर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता हो, या जिसको एफबीआर नोटिस दे दे, बट इन लोगों के अलावा वो हमारे लिए टैक्स पेयर हो सकता है, वो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएगा। अच्छा जी, ये हमारा न्यूमेरिकल था, बट हमने उसमें से एक डेफिनेशन को डिस्कस किया। अब बात करते हैं टैक्स ईयर की। हम टैक्स ईयर 2024 ही क्यों लिखेंगे, और टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2024 ही क्यों लिखेंगे, वाई? अच्छा, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के हैं और आपने 2025 के जून या मई में या अगस्त में या उसके सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपीयर होना है, तो तब भी आपके पास यही रूल इंप्लीमेंट होंगे। अगर आप मेरी ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि सर मैंने फलां चीज़ के लिए अभी पेपर देना है, क्या ये जो लेक्चर आपने दिए हैं क्या ये अभी भी रूल इसी तरह इंप्लीमेंट हो रहे हैं? क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके रूल विद द पासेज ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 30 to 40% चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप गलत रूल देख के चले जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट देख के चले जाएंगे, उसके मुताबिक करेंगे तो फ्रूटफुल नहीं होगा। बच्चों वापस आते हैं टैक्स ईयर के ऊपर। अभी हम टैक्स ईयर को डिस्कस करना चाहते हैं, फिर हम आज का लेक्चर वाइंड अप कर देंगे। अच्छा बच्चों, पहली बात तो ये कि टैक्स ईयर किसको कहते हैं, ये ना एक 12 माह का दौरानिया होता है। दूसरी बात कि ये जो टैक्स ईयर होता है ये कितनी तरह का होता है बेटा जी, ये 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं नॉर्मल, एक को कहते हैं स्पेशल, और एक को कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, अब इनको बारी बारी समझते हैं और फिर अपने उसी पॉइंट के ऊपर आएंगे कि हम टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2024 ही क्यों लिखेंगे, और टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2024 या टैक्स ईयर हम 24 क्यों लिखेंगे। हम इस बात को जरा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, फिर हम आज का टॉपिक जो है वो वाइंड अप करना चाहते हैं। अच्छा देखें, ये एक डेफिनेशन है टैक्स ईयर की जो पास पेपर में आई है, 2014 17 19 के एनुअल में आई है। टैक्स ईयर की है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68। अच्छा, जितनी भी डेफिनेशन है ना वो सेक्शन 2 में ही है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, टैक्स ईयर का मतलब ये है, टैक्स ईयर मींस एज डिफाइंड इन सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 and in relation to a person include a special tax year or transitional tax year, or a person is permitted US अंडर सेक्शन 74 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अच्छा, इस ऊपर वाले पैराग्राफ की बजाय ना पहले आप इस पॉइंट की तरफ आए कि नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कहते हैं। सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 के मुताबिक वो कहते हैं इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 30th जून
हर वो दौरानिया 12 माह का जो 30 जून पे खत्म होता है, जैसा कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल ईयर 30 जून पे खत्म होता है। एंड इज नाउन बाय कैलेंडर ईयर इन विच द एंडिंग डेट फॉल, जिस साल में इसकी एंडिंग डेट जा रही है उसको हम नाम दे देते हैं कि ये कैलेंडर ईयर है, इज कॉल्ड एज नॉर्मल टैक्स ईयर। एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है क्योंकि मिसाल के तौर पर ये 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून पे खत्म होता है ऑफ नेक्स्ट ईयर, एंड विल बी नोन एज टैक्स ईयर इन विच द एंडिंग डेट इज फॉल सच एज, जैसा कि 1 जुलाई 2020 से शुरू होगा और 30 जून 2021 को खत्म होगा, और ये जो टैक्स ईयर है ये 2021 कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अभी हम जरा आते हैं कि सर हम यहाँ पे टैक्स ईयर 30 जून 2024 ही क्यों लिखेंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार, टैक्स तब दिया जाता है जब हमारे पास इनकम आ चुकी हो, और इनकम तब हम कैलकुलेट करते हैं जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो चुका हो। हम इस वक्त जब स्टडी कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने ये जुलाई 2024 में शुरू किया होगा, मीन्स कि आपने बीकॉम पार्ट 2 जब शुरू किया होगा या EDC 2 शुरू किया होगा, उस वक्त जो रीसेंट कंप्लीटेड टैक्स ईयर है ना, रीसेंट कंप्लीटेड टैक्स ईयर वो कौन सा है? वो जो सबसे करीबी 30 जून गुजरा है। तो अभी की डेट में जब ये आपका सेशन शुरू हुआ, आप वहां से अगर कंसीडर करें, आप जुलाई 2024 से चाहे करें, अगस्त से करें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 25 से, दिसंबर 24 से करें, जनवरी 25 से करें, फरवरी 25 से करें, मार्च से, मई से, तो इससे पहले पहले आपका ये पेपर हो जाना है। और जब सप्ली आएगी तो भी वो कंसीडर यही करेंगे कि इस बच्चे ने पढ़ना तब से शुरू किया था। तो अभी आपके लिए रीसेंट कंप्लीटेड टैक्स ईयर कौन सा है या रीसेंट कंप्लीटेड 30 जून कौन सा है? तो वो 30 जून 2024 है, जिसके साल पूरा है, जिसकी इनकम समरी बन चुकी है, जिसकी इनकम का तयन हो चुका है, आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। इसलिए आप 30 जून 2024 की बेस के ऊपर नाम देते हैं कि टैक्स ईयर हम 2024 पढ़ रहे हैं। होप सो कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं जरा वापस आता हूं कि नॉर्मल टैक्स ईयर तो वो हुआ जो खत शुरू होगा 1 जुलाई से और खत्म होगा 30 जून को। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं सर, हमें इस डेट में अपने फाइनेंशियल ईयर को क्लोज नहीं करना, आप हमें कोई और ईयर दे दें। तो क्या ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल बेटा जी, मुमकिन है। अगर आप कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को एप्लीकेशन दे देते हैं और कहते हैं कि भाई हमें 30 जून के अलावा जो कोई भी सूटेबल हो, ये हमें सूटेबल नहीं है, इसके अलावा किसी डेट के ऊपर हमारा एंड कर दें, तो क्या वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं? यस, कर लेते हैं। जैसा कि बेटा जी इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग सेक्टर है, ये 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। 31 दिसंबर बैंकों में पब्लिक हॉलीडे होती है, इंप्लॉयज आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि उनका 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है, जिस साल में खत्म होगा वो उनका टैक्स ईयर होगा। तब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंपनीज मौजूद है, जैसा कि मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई है, शुगर एंड कॉटन टेक्सटाइल कंपनी, तो ये 1 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर तक अपना टैक्स ईयर मुकम्मल करती है। तो नॉर्मल टैक्स ईयर वो जो 30 जून पे खत्म हो, स्पेशल वो जो 30 जून के अलावा खत्म हो। अब आती है बारी ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की। ये एक ड्यूरेशन है बट लेस देन 12 मंथ होता है, कवर बिटवीन द नॉर्मल टैक्स ईयर एंड स्पेशल टैक्स ईयर इज कॉल्ड ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अच्छा, इस बात को समझने के लिए ना यहाँ पे अगर हम आते हैं, मिसाल के तौर पर एक मिस्टर ए है। अब मिस्टर ए ने क्या किया कि ये फाइनेंशियल ईयर अपना इंजॉय कर रहा था 1 जुलाई से, ठीक है, 2022 को, और इसका ख़त्म कब होना था जी? 30th जून ऑफ नेक्स्ट ईयर। और वो नेक्स्ट ईयर कौन सा था जी? जो 2023। इसने साथ ही एप्लीकेशन दे दी। इसने कहा सर मुझे ना नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल पे ले चले। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप स्पेशल टैक्स ईयर पे चले जाए। उन्होंने कहा ठीक है सर, स्पेशल टैक्स ईयर ना, हाँ आप ऐसा करें कि मेरा शुरू करें किससे, 1 जनवरी से शुरू करें, ठीक है, 2024 से, और आप एंड कीजिएगा कहाँ पे जाके? आप एंड कीजिएगा 31 दिसंबर 2024 को। तो कमिश्नर ने मान लिया, उसने कहा ठीक है। लेकिन यार नुमान बात सुनो। मैंने कहा जी सर क्या? उसने कहा देखो यार, 2023 का जो जुलाई का मंथ है, 2023 का अगस्त का मंथ है, 2023 का सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का,
और 2023 का जो दिसंबर का महीना है ना, यार इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में क्या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे? गवर्नमेंट आपको माफ नहीं करेगी? तो मैंने कहा जी सर इसका फिर क्या करना है? मैंने कहा आप ऐसा करें, इसको आप एज अ ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल कहते हैं दरमियानी, नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाते हुए इन 6 महीनों की अलग इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, और उसको आप नाम दें ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। A duration of less than 12 month cover between the normal tax year and special tax year is called transitional tax year। इसको बेटा जी आप एक दफा डिटेल से पढ़ लीजिएगा, सेक्शन जरूर याद रखिएगा। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम जब इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल प्रिपेयर करेंगे तो हेडिंग क्या देंगे। इसमें से इतना पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया कि नेम ऑफ टैक्स पेयर क्या होगा, टैक्स ईयर क्या होगा। नेक्स्ट जब हम लेक्चर में आएंगे इंशाल्लाह, तो तब हम एक थ्योरी का पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। यार ये हर साल पॉइंट आता है, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला, ये हर साल आता है। हर साल मतलब हर साल आता है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और 20 नंबर का लॉन्ग भी पूछा जा सकता है। तो ये लाजमी पॉइंट है, ये नेक्स्ट लेक्चर आपने मिस नहीं करना भाई, नेक्स्ट लेक्चर आपने लाजमी लेना है। तो उसमें आपने रेजिडेंशियल स्टेटस को डिस्कस करना है इंशाल्लाह। हम उसमें एक एग्जाम की स्टेटमेंट भी डिस्कस करेंगे कि भाई एग्जाम में रेजिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है। एनी हाउ, ये हमारा था आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा हो तो आप हमारा लेक्चर दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि बहुत सारे जो लोग हमें अफोर्ड नहीं कर सकते या प्रॉपर टेंशन नहीं ले सकते या किसी वजह से क्लास नहीं वो रेगुलर ले चुके, तो वो ऑनलाइन से फ़ायदा ले सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हाजिर होंगे नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।